नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक-ठाक। तो अपना आज एपिसोड रहने वाला है 4। प्रत्येक दिन की तरह हम लोग आज भी 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? और फिजिक्स सब्जेक्ट से रहेगा आज 50 क्वेश्चन रहेगा। और ये जो बुक है सामान्य अध्ययन बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का ये बुक है और इसमें लगभग 10,710 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि प्रत्येक टॉपिक से अलग-अलग क्वेश्चन को इसमें पूरा व्याख्या के साथ इसमें दिया गया है ना? प्रत्येक टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है। तो इसमें टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाने पर जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि दरवाज़ा खुले रहने की स्थिति में अब रेफ्रिजरेटर को अधिक क्षेत्र को ठंडा बनाए रखना पड़ेगा, जिससे फ्रिज में लगे कंप्रेसर को अधिक कार्य करना पड़ेगा। फलस्वरूप पहले की अपेक्षा और अधिक गर्म गैसों का उत्सर्जन होगा, जो कि कमरे के तापमान को बढ़ा देगा। 152 नंबर क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों पक जाता है? उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है ना? अगला देखते हैं इसका विश्लेषण। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है। दाब दोगुना करने पर जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 153 नंबर क्वेश्चन। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्यों अनुभूति पैदा करता है? तो हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। जब गर्मी में पसीना पसीना हो चुके होते हैं तो पंखा के नीचे अगर जाके बैठते हैं तो क्या होता है, वो पसीना तेज़ी से क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, जिसके वजह से वो ठंडी महसूस होती है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। वाष्पन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वाष्पन कैसी अभिक्रिया? एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वाष्पित होने वाला द्रव शरीर से ऊष्मा अवशोषित करता है और हमें ठंडक का अनुभव कराता है। 154 नंबर क्वेश्चन। डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। किसके कारण है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। किसके कारण? उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। उल्लेखनीय है कि स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल के अणुओं के बीच बहुत मजबूत हाइड्रोजन आबंध है, जो उच्च अंतर आणविक बल में योगदान देता है। चूँकि अंतर आणविक बल ज़्यादा है, इसलिए अंतर आणविक बलों को तोड़ने के लिए जल को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 155 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको प्रेरण कहते हैं। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं, प्रेरण कहलाती है। जबकि पदार्थ के कणों के सीधे संपर्क से ऊष्मा के संचार को चालन कहते हैं तथा संवहन के अंतर्गत तरल पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण अणुओं की गति द्वारा होता है। विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के रूप में क्या होती है? उत्सर्जित होती है।
156 नंबर क्वेश्चन, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। कौन करता है? विस्तार, है ना। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। सर्दियों में ठंड हवाओं के संपर्क में आने से झील की सतह पर पानी बर्फ बन जाती है और बर्फ ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन सतह के नीचे का पानी नहीं जमता है क्योंकि बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। बर्फ के नीचे पानी का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होती है, जिसमें जलीय जीव आसानी से जीवित रह सकता है। अगला 157 नंबर क्वेश्चन, यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है क्योंकि गुब्बारा पिघल जाता है। गलत बात। प्रकाश किरणें गुब्बारे में छेद कर देता है, यह गलत बात है। सी ऑप्शन देखिए, गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है। यही ऑप्शन हो जाएगा सही, सी। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते हुए बल्ब के पास लाया जाता है तो गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म होती है, जिससे उसके आयतन में विस्तार होता है। अतः गुब्बारे के भीतर दीवारों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे वह क्या होता है? फट जाता है। 158 नंबर क्वेश्चन, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? कैसा प्रभाव होता है? बढ़ता है। दाब के बढ़ने पर हमेशा ही पदार्थ के उबाल बिंदु में वृद्धि देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर प्रेशर कुकर में दाब में हुई वृद्धि के कारण कुकर में स्थित भोजन का उबाल बिंदु बढ़ जाता है, जिससे भोजन जल्दी ही पक जाता है। 159 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो आपका कौन हो जाएगा? पारा हो जाएगा। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाता है, जैसे चांदी, तांबा आदि, सोना, ये सब क्या है? ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं, जैसे कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया और लकड़ी हो गया, सूखा लकड़ी, ये सब क्या है? आपका ऊष्मा का कुचालक है। दिए गए विकल्पों में पारा मरकरी की ऊष्मा की चालकता 8.3 वाट पर मीटर केल्विन, कितना होता है? 8.3 वाट पर मीटर केल्विन सबसे कम है, जबकि तांबा का ऊष्मा चालकता 385 वाट पर मीटर केल्विन तथा सीसा का ऊष्मा चालकता 34.7 वाट पर मीटर केल्विन होता है। 160 नंबर क्वेश्चन, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है? घटता है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है? घटता है। अधिक ऊंचाई के साथ द्रवों के क्वथनांक घटता जाता है क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसी अनुपात में वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। अतः स्पष्ट है कि दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने पर क्या हो जाएगा? द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, और दाब घटेगा तो द्रव का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वह दाब कम करने पर द्रव का क्वथनांक घटता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भोजन देरी से पकता है। 161 नंबर क्वेश्चन, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा में कोई भी हानि नहीं होती है। डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नंबर 62, 162, क्वेश्चन नंबर 162,
50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो एक छोटी सी बात याद रखिए, जो डिग्री सेल्सियस होता है ना, उसका रेंज होता है 0 से 180। 0 से 180 डिग्री सेल्सियस का जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक? 0 से 180। और जो फ़ारेनहाइट का जो रेंज होता है 32 से 212। 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहाँ से कहाँ तक? 32 से 212 याद रखिए फ़ारेनहाइट के लिए, और डिग्री सेल्सियस के लिए याद रखिए 0 से 100। तो अगर इस फार्मूला के हिसाब से देखिए तो C जो डिग्री सेल्सियस है C-0/100। क्यों लिखे 100? 100 इसलिए लिखे कि जो डिग्री सेल्सियस का जो रेंज होता है ना, कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 100 के मध्य होता है। 0 से 100 होता है। फ़ारेनहाइट का जो रेंज होता है कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? 32 से स्टार्ट होता है और 212 तक जाता है। 32 से स्टार्ट होता है, 212 तक जाता है। तो उसके बीच में कितना 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 लीटर आ गया? तो 180 है ना, 180 संख्या हो गया है ना। तो 212 में से 32 घटाइएगा तो कितना मिलेगा आपको? 212 में से 32 घटाइएगा तो 180 मिलेगा। तो उसका रेंज 180 और इस डिग्री सेल्सियस का जो रेंज हो जाएगा कितना पॉइंट हो जाएगा इसका? 100। इसका 180 पॉइंट, यानी C-0/100 F-32/100 180 F-32/180। ये फार्मूला याद रखिए, बस इसी पर बैठाना। अगर डिग्री सेल्सियस में अगर क्वेश्चन में दिया गया है, फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस रखेंगे, फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे। ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में पूछेगा, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट का मान रखेंगे, डिग्री सेल्सियस निकाल लेंगे, है ना। ये छोटा सा फार्मूला याद रखिए, C-0/100 F-32/180। तो देखते हैं, तो F तो डिग्री सेल्सियस आपको 50 पता है, 50/100 F-32/100 कट्टम पिट्टम कीजिए, है ना। F बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फार्मूला याद रखिए, आगे भी बहुत सारा आपको क्वेश्चन इसी फार्मूला पर सॉल्व होगा। 163 नंबर क्वेश्चन, ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्यों खौलने लगता है? बताइए क्यों खौलने लगता है? निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि पहाड़ियों पर निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, अतः पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है। 164 नंबर क्वेश्चन, वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है ना, गुप्त ताप होती है। गुप्त ऊष्मा लिखिए। वाष्प में क्या होती है? गुप्त ताप होती है। वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है क्योंकि वाष्प में गुप्त ताप अधिक होती है। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो प्रारंभ में द्रव का ताप क्या करता है? बढ़ता है, परंतु कुछ देर बाद ताप स्थिर हो जाता है, वह द्रव उबलने लगता है। इस प्रकार उबलते हुए द्रव को दी जाने वाली ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाती बल्कि अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है। अवस्था परिवर्तन में क्या कर देता है? वो जो ऊष्मा दिया जा रहा है वो खर्च होगा। इसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्प में क्वथनांक की ऊष्मा के अतिरिक्त वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी होती है, इसलिए वाष्प से जलने पर अधिक तकलीफ होती है। 165 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मक की कुंडली बनी होती है, किसकी बनी होती है? नाइक्रोम। ऊष्मक बोले तो जो हीटर होता है ना, हीटिंग कॉइल। तो ऊष्मक की कुंडली बनी होती है, किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। ऊष्मक कुंडली अर्थात हीटिंग कॉइल नाइक्रोम की बनी होती है। 80% निकेल, 20% क्रोमियम धातुओं से तैयार की गई मिश्र धातु से बनाया गया नंगा तार नाइक्रोम तार कहलाता है। इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है, विद्युत हीटर में, उसके बाद
आयरन होता है, गीजर होता है, ये सब उसी में नाइक्रोम तार का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं 166 नंबर क्वेश्चन। मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? वायु तापमान पर भी निर्भर करता है, वातावरणीय आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, वायु पर भी निर्भर करता है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, सब में हो जाएगा। वायु तापमान, वातावरणीय आर्द्रता और वायु, इन तीनों पर मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है। अगला है 167 नंबर क्वेश्चन। ठंडे देश में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे के पानी का तापमान रहता है कितना डिग्री सेल्सियस रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाता है क्योंकि जल के जमने की क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। इसके कारण तालाब के ऊपर की परत जम जाती है। तालाब के ऊपर की परत क्या होती है? जम जाती है और नीचे वाला भाग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था में रहता है। सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन उसका क्या करता है? घटता है। इसका मतलब है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल का जो डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। 168 नंबर क्वेश्चन। 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? बताइए किसके बराबर है? तो हमको निकालना पड़ेगा किसके बराबर। तो ये क्या आ जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही फार्मूला पीछे वाला इस्तेमाल कीजिए और उससे निकालिए, है ना। और ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं, इससे भी फ़ारेनहाइट के लिए 9/5 उसको काटिएगा ना, 100 और 180 को 9/5 गुना C प्लस 32, इस फार्मूला से भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कितना आएगा आपका? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। फ़ारेनहाइट का एक फार्मूला और ये याद रखिए, फ़ारेनहाइट से किस में चेंज करने के लिए? डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए। तो इसको ऑप्शन में हम रखेंगे और क्या करेंगे? मान निकालेंगे। 169 नंबर क्वेश्चन। फिर वही है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या करना है? आपको निकालना है। तो आपको ये फार्मूला नहीं, वो वाला फार्मूला से क्या कीजिए? इसको निकालिए। तो कितना आंसर आएगा आपका? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। C-0/100 बराबर F-32/180। इस फार्मूला पर निकालिए, आंसर आपका ए आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 170 नंबर क्वेश्चन। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों ठंडा लगता है? बताइए। तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसी कारण लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके विपरीत लकड़ी ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। प्रातः काल में चूंकि मौसम ठंडा होता है, अतः लोहा ऊष्मा का सुचालक होने के कारण बहुत ठंडा हो जाता है और लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने से अधिक ठंडा लगता है। अगला देखते हैं, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान तो इसे बात 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। कितना है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। ये किसके आसपास, किसके पास है? ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस के पास है। यही आंसर सही हो जाएगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। संघनन क्या है? संघनन क्या है बताइए। वाष्प का द्रव में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संघनन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। गैस के ठोस में परिवर्तन होने की परिघटना को निक्षेपण कहते हैं तथा ठोस को द्रव में परिवर्तित होने को मेल्टिंग कहते हैं, उसको पिघलना कहते हैं, है ना। 173 नंबर क्वेश्चन। वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान क्या होता है? समान होता है।
तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केल समान होगा किस पर, आपका -40 डिग्री पर। कितना पर, -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों के मान समान होते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो -40 डिग्री पर। स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन चलता है आपका ऊष्मा से चलता है। भाप के इंजन अधिकांशतः दहन इंजन होते हैं। भाप इंजन अधिकांशतः क्या होते हैं? दहन इंजन होते हैं, जिसमें रैंकाइन चक्र ऊष्मा चक्र प्रयोग में लाया जाता है। यह इंजन एक प्रकार का ऊष्मीय इंजन है जो कार्य करने के लिए जल वाष्प का प्रयोग करता है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। 176 नंबर क्वेश्चन, वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? किस कारण ठंडक होती है? गैस को दबाने पर मुक्त करने से। गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। वातानुकूलन यंत्र में उच्च दाब वाली गैस को मुक्त करने पर उसके आयतन में तीव्र प्रसार होती है, जिससे वातावरण का तापमान गिरने लगता है, क्योंकि आयतन में प्रसार से गैसों के अणु वातावरण की ऊष्मा का अवशोषण करती है। चैप्टर नंबर 5 प्रकाश से, जो ये चैप्टर है प्रकाश से रिलेटेड जो भी होगा इसमें क्वेश्चन उसको देखते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा स्थिति में बनता है? तो विपरीत दिशा में। सूर्य से ऊपर, सूर्य के विपरीत दिशा में होगा। सूर्य से विपरीत दिशा में, है ना, सूर्य से विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में बनता है ताकि पानी की बूंदों प्रिज्म के रूप में कार्य करने वाली होती है। पानी की बूंद किसके रूप में कार्य करती है? प्रिज्म के रूप में कार्य करती है। प्रिज्म का कार्य क्या होता है बताइए? उसमें जब श्वेत प्रकाश जाता है तो वो 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। उस अगर इस पार से उस पार जाएगा ना, उसका अपवर्तन होगा तो कितने कलर में बढ़ जाएगा? वो 7 कलर में क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। पड़ने वाली सूर्य की रोशनी आसानी से अपवर्तित हो सके और फैल सके, और इससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ENT की बात करते हैं तो कान नाक जो गला वाला जो डॉक्टर होता है उसको ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसके द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में डी दिया है, गलत है ना। ENT विशेषज्ञ कान नाक गला अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कान नाक गला से संबंधित बीमारी को ENT रोग कहते हैं। ये तीनों अंग आपस में जुड़े होते हैं और किसी एक में समस्या आने पर उसके फैलने की पूरी संभावना हो सकती है। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है। अतः यही कारण है कि किसी एक अंग में समस्या होने पर डॉक्टर इन तीनों अंगों का जांच करता है। 179 नंबर क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ई हो जाएगा। 3.0 में पूछा है। क्योंकि अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, अतः शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। ये 3.0 में पूछा है। लाइट से तो एकदम बहुत क्वेश्चन आता है। 180 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल बोलते हैं। नेत्र द्वारा देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बोले तो दृष्टिपटल पर बनता है। रेटिना बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से जुड़ी रहती है,
जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क को भेजती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा हुआ वास्तविक बनता है, क्योंकि उत्तल आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है ना। 181 नंबर क्वेश्चन। तो उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा बनाता है प्रतिबिंब और वास्तविक बनाता है। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? सिलियरी मसल्स के कारण होता है। 3.0 में ये भी क्वेश्चन पूछा है। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिलियरी मसल्स है। कॉर्निया का मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना है ना। कॉर्निया का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना। 182 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, ये भी 3.0 में पूछा है। वाहनों के साइडों में यानी साइड मिरर में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर है ना, साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बाहर के तरफ उभरा होने के कारण सदैव सीधा प्रतिबिंब और व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है। बराबर चीज को छोटा करके वो दिखाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में, सर्चलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में एवं नाई के दुकान एवं सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है और दुकानों में सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे फोटो सेल भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार के होते हैं: फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रवाहकीय सेल, फोटो वोल्टेइक सेल। 184 नंबर क्वेश्चन देखिए। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु का स्थिति कैसी होगी? वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर है तो वक्रता केंद्र पर होगी। जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणें को क्या करता है? सिकोड़ देता है, मोड़ देता है ना। अभिसारी होता है। जो अवतल दर्पण क्या होता है? अभिसारी। और उत्तल दर्पण होता है अभिसारी। अभिसारी करेगा, सारे प्रकाश को एक ही बिंदु पर मोड़ने की कोशिश करेगा, है ना, मोड़ेगा, सिकुड़ा देगा। और उत्तल दर्पण क्या करेगा? प्रकाश को फैला देता है, इसलिए उसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। 2 नंबर, 2 कैंडला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है, जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है तो कितना होगा आपका? 8 पाई ल्यूमेन हो जाएगा। एक फार्मूला याद रखिए इसके लिए, एक फार्मूला है फाई इक्वल टू 4 पाई इंटू आई, है ना। ये कैंडला के लिए आई किसके लिए इस्तेमाल कीजिए? कैंडला। जितना कैंडला दिया रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कीजिए। उसके बाद फाई होता है प्रकाश फ्लक्स। फाई क्या होता है आपका? प्रकाश फ्लक्स। तो ये आपका 2 कैंडला दिया गया है तो यानी 4 गुना 2 8 पाई कितना हो जाएगा? 8 पाई ल्यूमेन हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ज्योति फ्लक्स चमकदार प्रकाश तरंगों के रूप में निकाय से प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ज्योति फ्लक्स क्या होता है? ज्योति फ्लक्स चमकदार प्रकाश तरंगों के रूप में निकाय से प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा है। इसकी इकाई ल्यूमेन होता है। इसकी इकाई क्या होता है? ल्यूमेन होता है।
इसे जिसे जिसे एक कैंडेला के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात एक ल्यूमेन वह ज्योति फ्लक्स है जो एक कैंडेला की ज्योति तीव्रता का समदैशिक समदैशिक बिंदु स्रोत एकांक धन कोण से उत्सर्जित करता है। ठीक है, I बराबर 2 दिया गया, फाई का मान निकालना है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, फाई इक्वल टू 4 पाई इंटू आई। 186 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होगा। विचलित बोलिएगा तो कौन सा रंग अधिकतम मुड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा आपका बैगनी मुड़ता है, सबसे कम मुड़ता है आपका लाल, है ना। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा वो तो मुड़ेगा कम, और जिसका तरंग दैर्ध्य होगा कम वो मुड़ेगा ज़्यादा। जिसका तरंग दैर्ध्य होगा कम तो उसका प्रकीर्णन होगा ज़्यादा, जिसका तरंग दैर्ध्य होगा ज़्यादा उसका क्या होगा, प्रकीर्णन कम। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रिज्म एक प्रकार का ऑप्टिकल त्रिभुजाकार पारदर्शी आकृति है जो सपाट पॉलिश सतहों के साथ पारदर्शी होता है। प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने मूल 7 रंगों, है ना, बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभक्त हो जाता है ना। बैजानी, हाफी, नाला याद रखिए, या विबजियोर में विभाजित होता है और त्रिभुज के आधार की ओर अपवर्तित होता है। प्रकाश का यह फैलाव उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, तथा जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ध्यातव्य है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन क्या होगा, अधिकतम होता है। 187 पर चलिए। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं बताइए। तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। नलिका में भरी ऑर्गन गैस और पारे की वाष्प में विद्युत विसर्जन, है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है। दोनों तंतु काफ़ी गर्म हो चुके हैं। तंतु गर्म हो जाने पर नली में श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। 188 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, कितना होती है नाभिक दूरी, 2 सेंटीमीटर। कितना होती है, 2 सेंटीमीटर। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कितना होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। आपतित समानांतर के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इसी छवि के रेटिना पर बनने के लिए फोकस लंबाई 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी आवश्यक होती है। 189 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, कौन सा है आपका बताइए। तो आपका हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक अपवर्तित होता है, यानी सर्वाधिक मुड़ेगा। कौन मुड़ेगा, आपका बैगनी ही मुड़ेगा। सबसे कम कौन मुड़ेगा, आपका लाल मुड़ेगा सबसे कम। इसका कारण निम्नलिखित है। बैगनी रंग का प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। चलिए इसका और देख लेते हैं पॉइंट। बैगनी रंग के प्रकाश की आवृत्ति बैगनी रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है। बैगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोणीय किनारे प्रकाश को प्रिज्म से बाहर निकलने पर और भी अधिक मोड़ने का कारण बनता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर इसके संचरण दिशा मार्ग में विचलन उत्पन्न होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। 190 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है।
पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? अवतल लेंस की तरह काम करता है। अवतल लेंस की तरह काम करता है। पानी में एक हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह से काम करता है। जो लेंस बीच में पतला तथा किनारे में मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन, रमन प्रभाव सर सी.वी. रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर चलिए बात करते हैं। तो रमन प्रभाव प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का 1-2 उदाहरण है। ये तो गलत है। तो प्रकीर्णित प्रकाश की आकृति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। यही ऑप्शन क्या सही है जाए। प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और क्या होती है, घटती भी है। वर्ष 1928 ईस्वी में सी.वी. रमन ने पारदर्शक पदार्थ द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करने पर यह पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश या किसी निश्चित आवृत्ति वाले प्रकाश की किरण पुंज किसी पारदर्शक जैसे गैस, द्रव या ठोस माध्यम से गुजरता है तो आपतित प्रकाश का कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है। इस प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति तो अपवर्तित रहती है। आवृत्ति तो क्या रहती है, अपवर्तित रहती है, लेकिन कुछ प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति में अंतर आ जाता है। इन प्रकीर्णित प्रकाशों के स्पेक्ट्रम को देखने से यह पता चलता है कि संपूर्ण स्पेक्ट्रम आपतित प्रकाश की रेखाओं के साथ आपतित प्रकाश की आवृत्ति से उच्च एवं निम्न आवृत्ति वाले रेखाओं से बना हुआ है। 192 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 192 नंबर क्वेश्चन, दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष क्या कहलाएगा? निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। ठीक है, तो सुनिए, जो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, है ना। इस प्रकार से मायोपिया की बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष एक ऐसी स्थिति है जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है ना। मायोपिया स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति रेटिना पर न बनकर इसके सामने बनती है। इस स्थिति को दूर करने हेतु व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। 193 नंबर क्वेश्चन, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को किससे ख़त्म कर सकते हैं? तो इसको किससे ख़त्म किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के लगाकर क्या किया जा सकता है? ख़त्म किया जा सकता है। दृष्टि दोष की खराबी निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से तो निकट दृष्टि को ख़त्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को डैश के नाम से जाना जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मायोपिया के नाम से जानते हैं, है ना। और दूर दृष्टि दोष होगा उसको हाइपर मायोपिया के नाम से जानते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। एक 194 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष हम लोग अवतल लेंस के लगाकर ख़त्म कर सकते हैं और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस के प्रयोग से उपचारित किया जाता है। 195 नंबर क्वेश्चन, एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलेगा, बाद बाकी क्या होगा? बदलेगा। आवृत्ति नहीं बदलता है। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। 196 नंबर क्वेश्चन, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदे से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्यों होता है बताइए? तो अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। अधिकतर प्रकाश क्या करता है? बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है।
इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी और अस्पष्टता निर्मित करता है। 197 नंबर पर क्वेश्चन पर चलिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका कितना फोकल लेंथ दिया गया 10 सेंटीमीटर। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा तो इसका फोकल लेंथ क्या कर जाएगा, इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। 10 सेंटीमीटर से क्या करेगा, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा ये। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी बोले तो 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर से क्या आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। 198 नंबर क्वेश्चन। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है जी, कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनता है। TRE 2.0 में पूछा है। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्यों बनेगा वास्तविक और उल्टा, क्योंकि मानव नेत्र में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। रेटिना उत्तक की पतली परत होती है जो आँख के पिछले हिस्से को अंदर की तरफ प्रतिच्छेद करती है। 199 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है ना। तो आपतन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण आपका दिया गया है 30, तो परावर्तन कोण भी होगा आपका 30 होगा। ठीक है, 2.0 में क्वेश्चन पूछा। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने पॉलिश सतह पर आपतित होती है और आपतन के बाद परावर्तित होकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह आपतन कोण है, ये वाला परावर्तन कोण, ये है समतल दर्पण, चिकनी सतह। परावर्तन का नियम क्या आता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है ना, ये किसका नियम है, परावर्तन का नियम है। दो नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 सर, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उसमें ऊर्जा ज़्यादा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका ऊर्जा कम। यानी लाल का जो ऊर्जा है ना वो क्या होगी, कम होगी। किसके तुलना में, नीला के तुलना में कम होगी लाल में। चलिए इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, E=H/ν, यानी E=H/ν, या फिर याद रखिए E=SC/L, SC/L याद रखिए, ये याद रखिए। तो L क्या है आपका, L है तरंग दैर्ध्य होता है, H बराबर प्लैंक नियतांक होता है, C बराबर प्रकाश की चाल होता है, न्यू क्या होता है आपकी, न्यू होता है आवृत्ति होता है ना, और E बराबर क्या होता है, ऊर्जा। यानी ये L है ना, जिसका कम होगा ना उसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा। E और L में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। E और L एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका जो ऊर्जा होगा ना क्या होगा, उसका ऊर्जा ज़्यादा। जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं। उपयुक्त दिए गए श्वेत प्रकाश के घटक रंगों में से नीले रंग के प्रकाश के तरंग की तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश एवं पीले रंग के प्रकाश के तरंग की तुलना में कम होती है, जो कि 450 से 420 नैनोमीटर nm तक होती है। अतः स्पष्ट है कि नीले रंग के प्रकाश की तरंग की ऊर्जा उच्चतम होगी। नीले प्रकाश की तरंग की ऊर्जा क्या होगी, उच्चतम होगी। किसके तुलना में, आपका ऑप्शन में दिया गया है लाल और पीला के तुलना में, है ना। अगर इसमें से बोल देता सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम किसका होता, लाल का होता है, काहे कि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आज हम लोग कितना क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए। प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन किए और प्रत्येक दिन हम लोग करते हैं 50 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम खूब मेहनत कीजिए और कोई भी जो भी टॉपिक है आपको उसको रिवीजन करते रहिए, है ना। और साथ में उसको
शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। शॉर्ट नोट्स आप खुद से तैयार कीजिएगा ना, वो तो आपको ज़्यादा दिमाग में सेट रहेगा, ठीक है। और रिवीजन करने में भी क्या होगा, आसानी होगी। पूरा सारा चीज़ को एक घंटे 2 घंटे में हम लोग रिवीजन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट नोट होना बहुत ज़रूरी है। जो इसमें से मेन पॉइंट है, जो फार्मूला है कुछ ऐसा, जैसे E बराबर एच न्यू, है ना, ये सब फार्मूला है, आप छोटा छोटा करके इसको लिख लीजिए, है ना, ताकि याद करने में या फिर आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।